बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, सहाफ़त के इब्तदाई दिनों में जब ज़ेर तालीम थे या सहाफ़त की तरबियत बतौर जूनियर हासिल कर रहे थे तो बहुत से सीनियर्स एक कहानी सुनाया करते थे कि अगर कुत्ता इंसान को काट ले ये ख़बर नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले ये ख़बर है। तो इसका मफ़हूम ये बनता था कि ज़्यादातर मनफी चीज़ें ही ख़बर होती हैं, लेकिन क्या सहाफ़ती उसूल भी यही कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। जब हम कैरियर में आते हैं और उसके बाद तजुर्बे से सीखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि हर वक्त मनफी चीज़ ख़बर नहीं होती, मुस्बत चीज़ें भी ख़बर होती हैं। आज पाकिस्तान के लिए इकॉनमी की जो फील्ड है उसमें कुछ मुस्बत ख़बरें मौजूद हैं। IMF के साथ जो मुआहदा है वो होने जा रहा है। 12 जुलाई को IMF की मीटिंग कॉल कर ली गई है। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, और तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने होम ग्राउंड यानी खैबर पख्तूनख्वा पे कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये 3 मौजूआत होंगे जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मईशत के मैदान में, और हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक तोला साहब, वफाकी काबीना के रुकन भी हैं, शहबाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा हैं। तो इशफाक तोला साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, IMF से रिलीफ मिल गया, स्टॉक मार्केट भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है, 2340 पॉइंट्स, और उसके अलावा डॉलर की कीमत भी नीचे आ रही है। ये सब कुछ अचानक हुआ है, आर्जी है, या आपको लगता है कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में भी कारआमद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। आज स्टॉक मार्केट आपकी 2400 और 44 पॉइंट का इजाफा हुआ है। डॉलर में भी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, कहीं 270 का आ रहा है, कहीं 275 की आ रही है। तो अभी स्टेट बैंक के फिगर रिलीज होने हैं। देखिए, जब भी इस किस्म के कोई मुआहदा या इस किस्म की कोई न्यूज आती है तो ये नी जर्क रिएक्शन होते हैं जो कि एक सेंटिमेंट को आपका इन्हीं के परवान चढ़ाते हैं, बुलिश करते हैं। तो ये नी जर्क रिएक्शन था और बड़े अरसे से कोई अच्छी खबरें नहीं सुनी थी लोगों ने, तो लोगों के हिसाब से ये बहुत अच्छी खबर है और इस वजह से सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव हो गया है। और कभी ये बात याद रखिएगा, इस किस्म की न्यूज कभी भी ये आर्जी होती है, कभी भी मुस्तकिल नहीं होती है, तो ये परमानेंट कोई ना ले। अब देखें, इसमें हो सकता है कल अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज माइनस में भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डे ट्रेडिंग के बाद कल बिक जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि लॉन्ग टर्म में भी रह जाएंगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें और भी लाए। मगर IMF का जो मुआहदा है, ये मेरा ख्याल है एक ऐसा मुआहदा है जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हम हमेशा जिस मुआहदे को देखेंगे उसके ये हमारा कर्ज बढ़ाएगा। इसमें कोई ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं होती है, मगर हालात को, जो मौजूदा हालात को देखते हुए एक ये साई ऑफ रिलीफ है लोगों के लिए कि जो एक अनसर्टेनिटी जो लग रही थी लोगों को, उसमें कमी वाकई हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं अनसर्टेनिटी में कमी आ गई है। अगर आपसे बतौर माहिर मईशत ये सवाल करूं, ये रिलीफ कब तक का है? केयरटेकर गवर्नमेंट तक ये रिलीफ रहेगा, या फिर केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान ही हमें दोबारा अनसर्टेनिटी देखने में आएगी? और अगले IMF प्रोग्राम के लिए जो भी मुंतखब हुकूमत आती है, आप चूंकि इस गवर्नमेंट की टीम का भी हिस्सा हैं, लेकिन एक माहिर मईशत भी अपने तौर पर हैं, इकॉनमी को भी समझते हैं, तो अगले IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या होंगे? जैसा कि पिछले चैलेंजेस में हमने देखा कि अगर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि मिसहैंडल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी गवर्नमेंट ने, तो इसहाक डार साहब के रवैये भी हमें IMF के साथ कोई आइडियल नजर नहीं आए, जिसकी वजह से वजीर आजम को इंटरवीन करना पड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसहाक डार साहब हो या वजीर आजम हो, तब सब लोग एक ही पेज पे होते हैं, और कुछ ऐसी कंडीशनें थी जो कि मानना हमारे लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल था। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि सैलरी टैक्सेशन में इजाफा हुआ है, तो लोग हमारे काफी नाराज हैं, और उनकी बिल्कुल वजह बनती है नाराजगी की, क्योंकि जिन लोगों को टैक्स पे करना चाहिए वो नहीं करते। तो यार, एक सैलरी एक आसान हदफ होता है, इसको बना देते हैं। मगर आपको ये बताता हूँ, ये इस वजह से करना पड़ा कि 150 अरब रुपए के टैक्सेस एग्री करके गई थी PTI की गवर्नमेंट कि हम इंडिविजुअल्स पे लगाएंगे, पर्सनल इनकम टैक्स में लगाएंगे। अब उसमें से सिर्फ 15 बिलियन हमने लगाए हैं, 150 यानी कि 90% तो अलग हो गया सारा। तो ये चीजें होती हैं, और मैं बाकी इस बात की मेरा ख्याल है इनकी तर्जुमानी भी करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। इसहाक डार साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या पूरी टीम हो, एक पेज पे थी।
इशफाक हम तोला ये साहब, चाह रहे आपने थे। आपने आपने एक चीज का जिक्र किया कि जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे नहीं ले सकते, और फिर सैलरीड क्लास जो हमारी क्लास है उस पर ये मलबा गिरता है और उनसे ये टैक्स लिया जाता है, चाहे देना चाहें या न देना चाहें, क्योंकि सैलरीड क्लास का टैक्स तनख्वाह से पहले कट चुका होता है। तो वो कौन सी क्लास है जिन पर टैक्स लगना चाहिए और आप समझते हैं कि नहीं लगता? देखिए, ये तो अब ऐसी बात नहीं है कि जो आपको ना पता हो। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मैं चाहूंगा कि मेरा कुछ ख्याल कुछ है शोबे अगर आप डिफाइन कर सकें। हमने तो आइडेंटिफाई किया, अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ऐसी बात नहीं, मीडिया के पास रिपोर्ट है। कल आप ही के चैनल पे हम्म। एक प्रोग्राम में मैंने रिपोर्ट में पूरी चीजों मैंने काफी एक्सप्लेन भी की है उसको। जी जी। तो ऐसी बात नहीं है गवर्नमेंट, मगर ये शायद वो वक्त नहीं था कि अब ये चीजें हमने लिख के रख दी है। हम्म। हमने 20 के करीब नए रेवेन्यू मेजर्स बताए हैं। हम्म। 14 के करीब ऐसे हैं जिनके हमने बताया कि जी टैक्स को ब्रॉडन कैसे करना है, हम्म। बेस को कैसे ब्रॉडन करें। हम्म। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर और सिंप्लीफिकेशन टोटल मिला के हमने 80 से 81 मेजर्स लिए हैं हम्म। जो हमारी इंटरनल रिपोर्ट में है। और सही। अब हम फाइनल रिपोर्ट देंगे तो ये बिल्कुल मीडिया के सामने आएगी, और आप जब देखेंगे इसको हम्म। तो इंशाल्लाह ताला आप भी देखेंगे कि सिस्टम, अब देखिए आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर है हम्म। कि वो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। हम्म। हाँ, किताबों में लिखी हुई चीज तो रह जाएगी, मगर जाहिर बात है इसको अगर अमल दरामद होगा तो पाकिस्तान का फायदा होगा, और ये कोई ना समझे कि आज वो टैक्स ना दे के बच जाएगा। इशफाक तोला साहब, ऐसी बात नहीं है। इशफाक कुछ तोला है साहब, तो हम सब है। एक 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 सवाल आपसे करना चाहूंगा। अपनी सहाफत के इब्तदाई दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं और हर IMF प्रोग्राम में ये सुनते हैं कि इदारों की निचकारी की जाएगी, लेकिन जब इदारों की निचकारी के मामलात आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वो जिंदाबाद मुर्दाबाद की भी नज़र होते हैं। अदालतों में स्टे ऑर्डर्स भी हमें नज़र आते हैं। ऐसे कई इदारे हैं जो अब वाइबल नहीं है जिन्हें चलाना। पाकिस्तान रेलवेज हो गया, PIA हो गया, पाकिस्तान स्टील मिल हो गया। हर प्रोग्राम में हम कमिटमेंट करते हैं IMF के साथ कि जी हम इनकी निचकारी करने जा रहे हैं, हम इनको PPP मोड में चलाने जा रहे हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? सबसे पहली बात है कि जो हुकूमत में होता है वो वीक फुटिंग पे खड़ा होता है, और जो भी ऑपोजिशन में होता है वो स्ट्रांग फुटिंग पे चला जाता है। अब जैसे फर्ज करें आज हुकूमत अगर हुकूमत में है और कल वो वही अगर चली जाएगी ओपोजिशन में, तो वो जाहिर बात है जिंदाबाद मुर्दाबाद की उस तरफ हो जाएगी। और अगर आज जो अपोजिशन है वो उस तरफ है, तो मैं ये समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं ना, मीसा के मईशत, वो एक 1996 से मैं तो कहता आ रहा हूँ कि मईशत को सियासत से अलग कर दे, अच्छा, मगर हो नहीं पा ये बड़ा अहम पॉइंट है इशफाक तोला साहब। आप भी हाईलाइट करते हैं, इकोनॉमी के तमाम लोग हाईलाइट करते हैं कि मईशत को सियासत से अलग करें। कैसे पॉसिबल है मईशत को सियासत से अलग करना? आप क्या राय देते हैं वजीर आजम को, अपनी टीम को, कि किस तरीके से? क्योंकि देखें, एक चीज यही है कि मईशत के जो फैसले हैं वो सियासी फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए, सियासत आपकी उस वक्त चलेगी जब मुल्क होगा। रियासत बचेगी तो सियासत चलेगी, और रियासत बचाने के लिए आपको कड़वी गोलियां पीनी पड़ती हैं, और मईशत को अपने ट्रैक पे लाने के लिए आपको बड़ी कड़वी गोलियां पीनी पड़ेंगी। सही। मैं तो अभी कह रहा हूं ना कि हमारी रिपोर्ट पे लोगों ने रेड लाइनें खींच ली थी कि ये टैक्स लगेगा तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, ये टैक्स लगेगा तो हम बिजनेस छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान छोड़ देंगे। तो ये कोई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा। सही। मेन सवाल ये है कि आपका विल पावर होना चाहिए कोई फैसले को इन्फोर्स करने का। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो सहूलतें आपको बिजनेसमैनों को देनी है वो आप दें। ये ना कहे कि मैं टैक्स नहीं दूंगा और मेरी रेड लाइन है। सही। टैक्स आप दें, सहूलतें देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इशफाक तोला साहब, हाल ही में जो इकोनॉमिक काउंसिल कह लें या जो इन्वेस्टमेंट के लिए वन विंडो ऑपरेशन के लिए काउंसिल कायम की गई है, उसमें पाकिस्तान आर्मी का एक हमें रोल नजर आता है। और हमेशा हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जब कभी भी अपोजिशन में होती हैं तो वो हमेशा मुख्तलिफ मामलात में जो आर्मी का रोल है उस पर तनकीद करती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में होती हैं तो उसी फौज से फिर उन्हें जो है ना ब्रदर जो इस्लामी मुल्क होते हैं या जो दीगर दोस्त ममालिक होते हैं उनसे लोन्स लेने के लिए भी इसी आर्मी चीफ की खिदमात की ज़रूरत होती है, उसके अलावा भी ज़रूरत होती है। तो हालिया जो काउंसिल कायम हुई है उसको आप कैसे देखते हैं और वो कितना बेनिफिट कर सकती है मुल्क का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निकालने में?
देखिए, कोई भी काउंसिल उस वक्त तक एक्ट नहीं कर सकती जब तक वो बिजनेस में आसानियां पैदा ना करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी मेरे पास कुछ बिजनेसमैन बैठे हुए थे, उन्होंने एक ही रोना रोया है कि जी हमारे एक्सपोर्टर्स के भी रिफंड 3-4 महीनों से नहीं आ रहे। तो ये इनका जायज मुतालबा है जो हम देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अब ये मेरा ख्याल है बहुत जल्द इनके रिफंड्स पे काम करना शुरू करी है FBR, और उनको मिल जाएंगे। तो इसी किस्म की आप देखें कि 18वीं तरमीम के बाद सर, बहुत सारे ऐसे अगर शॉर्टली जो अभी तो हाल ही में काउंसिल कायम हुई है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खासकर मिडल ईस्ट को फोकस करते हुए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का एक मेजर रोल है, इससे कितना पॉजिटिव स्टेप आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान आर्मी भी स्टेक होल्डर है, हमारे पाकिस्तानी है, वो भी सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो उनका होना मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये 18वीं तरमीम के बाद जो डिफरेंट सूबों में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं, और उनके वजह से जो हमारे बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसको रिमूव करने में आसानी पैदा होगी, बिकॉज के सारे चीफ मिनिस्टर्स में मौजूद। ठीक हो गया। और सूबाई तौर पे इशफाक तोला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और उनके मुस्तकबिल के हवाले से। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम माशी मामलात पर बात कर रहे थे और पाकिस्तान की मईशत के मामलात पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हुए हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में फिर एक बार ये खबर सुनाई दी है कि एक नौमौलूद जो जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें मज़ीद लोगों की शमूलियत की बातें हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब का लंदन प्लान या जो लंदन विज़िट था, कामयाब रहा या नाकाम, और मज़ीद जो शमूलियतें हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में कितनी कामयाबी इस जमात को मिल सकती है और सिंध में कितनी कामयाबी मिल सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। चौहान साहब, जमात बना ली, लीडर्स इकट्ठे कर लिए, जमात की रजिस्ट्रेशन कब तक करवा रहे हैं? देखिए, ये जो हफ्ता है, अगले 7-8 दिनों में पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, और पार्टी को एक इंतहाई खूबसूरत और बावकार इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा। और अगले इस महीने जुलाई के महीने में आपको कम अज कम 150 से ज़ायद साबिक MNA, MPA, वजीर और अपने अपने हलकों में एक अच्छी पोजीशन रखने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इंशाल्लाह उनकी शख्सियत भी आपको जो है वो नजर आएगी। अच्छा, भरपूर तरीके से। ये 150 से 200 लोग आपने बताया, और आज आपने बड़ा जिस अंदाज से हफ्तों की टाइमलाइन दी है, लगता है पिंडी की पॉलिटिक्स का असर है या शेख रशीद साहब का असर है कि फयाजुल हसन चौहान भी हफ्तों और डेट्स की बात कर रहे हैं? हमें तो बताया जा रहा है 30 के करीब लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं, आप बता रहे हैं 150 से 200 हैं। देखिए, मैंने जिंदगी में कभी जो है वो बात की नहीं जिसका मैं पैरा ना दे सकूं, और मैं फयाजुल हसन चौहान हूँ और शेख रशीद है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों के अंदर आपको तकरीबन तमाम की तमाम PTI और अच्छे खासे पॉलिटिशियन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करते हुए मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, परवेज खटक साहब से दोबारा राब्तों की इत्तलात हैं, तो परवेज खटक साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं या वो अपना प्रेशर ग्रुप अलग रखेंगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब असद उमर साहब की, परवेज खटक साहब की कोई जगह नहीं है PTI में, और PTI में इस वक्त सिर्फ एक बंदे की जगह है जो पार्टी के चेयरमैन है, या वो सोशल मीडिया लीडर जो अमेरिका बैठे हुए हैं और मुल्क दुश्मनी के अंदर बहुत आगे निकल चुके हैं, और रियासती अदारों के और रियासत दुश्मनी में उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को जनाब बुर्ज खलीफा पे चढ़ाया हुआ है कि जनाब पार्टी लीडर दोबारा बरस इक़्तिदार आ रहा है और वज़ीर आज़म बन रहा है, और हर रोज नई नई पोस्टें बनवा के, और उनके देखा देखी हमारे कुछ जनाब यूट्यूबर टाइप के जना कुछ सहाफ़ी है, वो सारा दिन सैकड़ों की तादाद में जनाब अपना वीलॉग बना के वो मोनेटाइजेशन के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए वो उनकी हाँ पे हाँ बुलाते हैं। जो सोशल मीडिया टीम अमेरिका बैठ के मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियों के इशारों पे जो सोच लॉन्च करती है ना, उसकी सोच तो आगे जनाब ये हमारे वीलॉगर्स और कुछ दूसरे तीसरे चौथे चौहान साहब, एक अहम बात
चौहान साहब, एक अहम बात आपने कही, आपने दो लोगों का हवाला दिया कि इनकी पीटीआई में जगह नहीं है, परवेज खटक साहब और असद उमर साहब। मैंने आपसे सवाल किया कि क्या परवेज खटक साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ सकते हैं, तो क्या असद उमर के लिए भी कोई जगह आप लोग रखेंगे? जी, हमने तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई ही इस मकसद के लिए है। मैंने 16 साल पीटीआई को अपना खून पसीना दे के यहाँ तक पहुंचाया। किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 26 साल। अब 9 मई का जो खुदकश हमला पार्टी चेयरमैन ने अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर करवाया, तो हमने इन लोगों को जाया तो नहीं होने देना। हमने इन लोगों को गुमनामी का शिकार तो नहीं करना। ये वो सियासतदान है कि जिनके पास 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का एज अ मिनिस्टर, सूबाई, वफाकी, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर तजर्बा है, जिन्होंने मुल्क को टोल में खिदमत की है। तो अब हम एक फर्द की जाती अना या उस फर्द की जनाब मुल्क दुश्मनी के ऊपर मबनी पॉलिसीज या उसकी अनानियत या आप कह रहे हैं दरवाजे, चौहान साहब आप कह रहे हैं दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। एक चीज जो हमें तासुर मिलता है जब इस जमात के बनने की बात होती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम है, और कुछ सियासी तज्जिया निगार इसे अगले इंतखाबात की पाक सरजमीन पार्टी जो है मुस्तफ़ा कमाल वाली वो भी करार दे रहे हैं। आप खुद एक जय्यद सियासी रहनुमा हैं, सियासी कारकुन रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़माने से। तजुर्बे की बुनियाद पे फयाजुल हसन चौहान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कहाँ देखते हैं? 2011 से पहले ना 30 अक्टूबर 2011 को जब जनरल शुजा पाशा के सरसदके पीटीआई पॉपुलर नहीं हुई थी और पीटीआई का लीडर भी पब्लिक में पॉपुलर नहीं हुआ था, तो उससे पहले 1997 से लेके 2011 तक ये कितने साल बनते हैं, है ना? हाँ। 14 साल बनते हैं। बिल्कुल ऐसे 14 साल इससे भी बदतरीन प्रोपेगेंडा पीटीआई के हवाले से किया गया था, इससे भी बदतरीन। और जब काफ लीग बनी थी ना 2001 में, तो इससे भी बदतरीन प्रोपेगेंडा जो है काफ लीग के हवाले से किया था। वो अलग बात है, काफ लीग फिर 5 साल जनाब वफाक के अंदर, सूबों के अंदर जनाब सिंध और बलोचिस्तान और पंजाब के अंदर बस इक़्तिदार थी। तो फिर ऐसे आज तक इक़्तिदार ऐसे ही पीटीआई भी रही फयाजुल हसन चौहान साहब। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई के खिलाफ भी तो यही प्रोपेगेंडा होता था। मैंने 2008 के शुरू में दरमियान में पार्टी ज्वाइन की थी पीटीआई, तो मुझे उस वक्त ताने दिए थे मेरे घर वालों ने से लेके मेरे रिश्तेदारों और मेरे वोटर्स ने कि तेरी जिंदगी का सबसे गलत सियासी फैसला। और वो 3 साल का बच्चा मुझे दिखाते थे, वो कहते थे यार ये 50 साल का हुआ तो शायद पार्टी चेयरमैन और पीटीआई जो है इक़्तिदार में आए। तो ये बातें नहीं है, छोड़ेंगे प्रोपेगेंडा ये मुखालफीन की तरफ से। और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा वाइब्रेंट हो गया है। अब तो जो मुंह में आता है सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं। और पीटीआई की सोशल मीडिया जो अमेरिका में बैठी है, अमेरिकन के इशारों में सारे काम कर रही है, वो ये प्रोपेगेंडा करती रहती है। चौहान साहब, नेचुरली हम ये देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल फोर्स बनती है वो किसी के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत करती है, कोई राब्ते करती है। बताया जा रहा था कि तरीन साहब की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। तरीन साहब लंदन क्या पहुंचे, मियां नवाज शरीफ साहब आके दुबई बैठ गए और लंदन जाने का नाम नहीं लिया। बिलाखिर तरीन साहब वापस आ गए। तो अब लंदन की फ्लाइट ने काम नहीं किया, तो तरीन साहब और अलीम खान साहब के जो जहाज हैं वो डोमेस्टिक स्टेशन पे कहां लैंड कर सकते हैं? देखें, ये मीडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है। मीडिया के हमारे तजिया निगार और एंकर्स जो है उनकी अपनी परसेप्शन है, उनकी अपनी जनाब प्रेडिक्शंस हैं। वो अपनी तरफ से बना के भी व्लॉगर्स भी, यूट्यूबर्स भी, सारा दिन का भी यही होता है, अपनी दुकान चमकानी होती है, अपनी भी हट्टी चलानी होती है, अपना भी मंजन बेचना होता है। अदरवाइज तो वहाँ पे कोई मुलाकात हुई जहांगीर तरीन साहब की और ना अलीम खान साहब की, सही, और ना कोई मुलाकात का जना कोई आगे कोई जनाब कोई प्रोग्राम है। अच्छा, पहली मुलाकात अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरजीह हो, चूंकि आप पंजाब में इस वक्त स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, तो PMLN होगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, हमने तो अपना इलेक्शन लड़ना है अपने प्लेटफॉर्म से, अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है, सही। और हमारी सारी की सारी तरजीह ये है, अभी अगले 1.5-2 महीनों में जब आपकी ये जोग दर जोग सारे पीटीआई के और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के MLA, MPA, साबिक वजीर, बशीर जब पीटीआई में शामिल हुए, तो फिर उस वक्त आपको भी थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि हालात किस रुख पे जा रहे हैं, सही, किस नहज पे जा रहे हैं, सही। तो इंशाल्लाह पंजाब के अंदर इक़्तिदार जो है वो
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का होगा, वज़ीर आला अल्लाह पाक के करम से हमारी पार्टी में से होगा और पाक के अंदर भी इंशाल्लाह हम एक मजबूत पोजीशन के अंदर मौजूद होंगे। सही। आपके ख्याल में अगर ये सूरत हाल नहीं हुई इन केस इलेक्शन के बाद, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पीएसपी की तरह दोबारा अपनी मदर पार्टी यानी पीटीआई में मर्ज हो जाएगी या फिर काफ लीग की तरह आहिस्ता 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 सुकड़ेगी? तो गन्ने लगाए ना एक दफा कुछ दोस्तों ने, तो जिस खानदान ने गन्ने लगाए उस खानदान के शरीके वालों ने आके उनके कान भरे कि यार तुमने गन्ने तो लगा लिए, तो इसी गांव के लोगों ने जब तुम्हारे गन्ने उगने हैं तो उन्होंने खा के जगह खत्म कर देने। बिल्कुल ऐसे ही तो पहले इनका तो बंदोबस्त कर लो। तो वो जो खानदान खड़ा जिसने गन्ने लगाए थे उसने कहा यार चलो इन्होंने भी बंदोबस्त कर लेते हैं। रात के अंधेरे में जनाब वो खानदान पूरे का पूरा गाँव के लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ा, बार के कुट के और चुपो गन्ने थे और खाओ गन्ने। आपकी मिसाल भी वही है। आप वक्त से पहले ही जना आपने जनाब वो जनाब क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब मेरी मिसाल इसलिए है कि इस तरह की जितनी जमातें हमने बनते हुए देखी हैं उनका जो उरूज और जवाल है वो हमारे सामने, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप चूंकि एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। आप सुन लें, तसल्ली से सुन लें, ना आप मेरे से ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है और ना ही मीडिया के हवाले से मेरे ज्यादा अल्लाह पाक की तरफ से एक्सपीरियंस है। चलें ये एक मिनट आपका हुआ। सुन ले ना, पूरी बात सुन ले। 44 साल की सियासत पाकिस्तान की जो है ना प्रैक्टिकली टिप्स पे है, प्रैक्टिकली टिप्स पे है और सियासी कारकुन हो, सियासी कार्टून नहीं हो। सियासी कारकुन और कार्टून में मेरी अपनी बनाई हुई इस्लाहें हैं। सियासी कारकुन होता है कि जो मेहनत करके जिद्दोजहद करके जो है ना सियासत में मकाम बनाता है। सियासी कार्टून होता है जो बाप दादा परदादा की और पैसे सरमाए और दौलत और जागीर और जनाब वो वडेरा शाही की बुनियाद की तरह मकाम बनाता है। आपकी इत्तला के लिए है पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे बताएं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो बनी है उसके कंसिक्वेंट यही थे जो आपको इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नजर आ रहे हैं और जिन कंसिक्वेंट को और जिन चीजों को आप बुनियाद बना के इस वक्त क्रिटिसिज्म आपने मेरे सामने किया है ना कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बनते हमने देखी हैं उनका फलां उनका फलां, तो जनाब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जितने पॉलिटिकल पार्टीज आप बता दें, पीटीआई समेत, सारों के कंसिक्वेंट्स यही है। सही। अब आप के लिए अर्ज है कि हम लोग यहाँ पर जितने हैं, हम पहली बात तो यह है हमने शौक से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बनाई। सही। हमने जब पार्टी का लीडर चेयरमैन 30 सेकंड में उसने जब अपना खुदकश हमला अपने ऊपर करवा लिया, पार्टी तबाह बर्बाद कर दी, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जनाब हमने उन सैकड़ों पॉलिटिकल लीडर्स को हमने उनकी सियासत को बचाने के लिए कि जो बेकार है। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अल्लाह करे कि ये जैसे कि आप लोग चाहते हैं उस तरीके से ग्रो करे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री नाजरीन हमें ये नहीं बताती। इस तरह से बनने वाली जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका मुस्तकबिल हमेशा से मखदूश रहा है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और परवेज़ खटक साहब के मुस्तकबिल के हवाले से। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि चंद रोज़ कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने परवेज़ खटक के हवाले से एक दोबारा बयान जारी किया और उन्होंने उन पर जो है उनकी सरजनिश भी की। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा दुबई के मामलात कहाँ तक हैं और उसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और दुबई के इन मामलात पर हमारे साथ बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं, लिहाज अली पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, और आमिर गौरी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लिहाज इससे पहले कि मैं आपके सामने एक सवाल रखूँ, चाहूँगा कि असद कैसर ने आज इस्लामाबाद में कुछ मीडिया से गुफ्तगू की है, वो नाजरीन को सुनवाऊँ और आप भी सुने और उसके बाद फिर हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। खटक साहब को पार्टी की तरफ से एक शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, तो क्या आप किसके साथ हैं, पार्टी के साथ या परवेज़ खटक साहब के साथ भी? देखिए, पार्टी ने उसके ऊपर अपना रिस्पांस दिया है, वो आपको सब पता है, और मैं जहां हुआ हूं पीटीआई तहरीक इंसाफ। तो जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से है कि वो नई जमात कोई बनाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ कोई शामिल होंगे, कोई बातचीत है आपकी उनके साथ? देखिए, मैंने आपको बता दिया है, मैं पीटीआई में हूँ और पीटीआई मेरे पास है। लिहाज असद कैसर साहब कह रहे हैं कि वो पीटीआई में हैं, परवेज़ खटक साहब जो है वो ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती थी खैबर पख्तूनख्वा, अगर उसे उसका होम ग्राउंड कहें तो गलत नहीं होगा। आज सिचुएशन क्या है आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा में? बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि वो भी तहरीक इंसाफ के साथ है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये वही बंदे हैं जो कि परवेज खटक साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट के बंदों से मुलाकात के लिए गए थे और उसके बाद परवेज खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये उस प्रेस साइट पर तकरीबन कुछ दिन बाद मेरी इनसे जाती तौर पर बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि परवेज खटक शायद इसको अफोर्ड कर सके, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं जो कुछ भी हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदौलत ही हूँ। अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक कड़ा वक्त आया हुआ है, पंजाब की तरह सूरत हाल अगरचे केपी के पीटीआई के वर्कर्स को सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में जो पंजाब से जिस तरह आपको पता है कि वफादारियां तब्दील की गई, खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक उनकी वफादारियां इंटैक्ट है। सही। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि पंजाब की तरह सिचुएशन का सामना भी ताहाल इनको नहीं करना पड़ा। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम जो मरकजी रहनुमा है, दोनों ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ईद उल अजहा के बाद कड़ा वक्त आने वाला है, और कड़ा वक्त इसलिए आएगा कि परवेज खटक साहब जो है वो अपनी सियासी जुमात का ऐलान करेंगे। अच्छा, लिहाज यही सवाल आपसे करना चाह रहा था, आप बात को उसी तरफ ले गए। परवेज खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी माइनस प्लस का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो अपना ग्रुप अनाउंस करने जा रहे हैं, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक सूबाई सदर है और साबिक वजीर आला है परवेज खटक साहब, खलीकुर रहमान नाम है, PND उनके पास महकमा हुआ करता था, मेरी उनसे बात हुई है तो अभी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो अलग जमात बनाने जा रहे हैं और उनका जो है वो पीपल पार्टी या JY में शमूलियत का कोई इरादा नहीं है। और लिहाज जो आपने बताया कि कुर्बानी की ईद के बाद कड़ा वक्त आने वाला है, तो इस कड़े वक्त में खटक साहब कितने लोग तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं और इसका कितना असर होगा PTI की पॉलिटिक्स पर? सर, यहाँ पर हालात थोड़े से पंजाब से मुख्तलिफ है। पंजाब में बिरादरी, शख्सियत और पार्टी का वोट होता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 90 से 95% वोट जो होता है वो पार्टी का होता है, बाकी बिरादरी या शख्सियत का वोट बहुत कम होता है। सही। यही वजह है कि परवेज खटक के साथ मैक्सिमम 10 से 15 बंदे मिल जाएंगे इब्तिदाई तौर पर। बाद में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद कड़ा वक्त आता है और उनकी गिरफ्तारियां होती है और वफादारियां तब्दील होने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो शायद इनकी तादाद बढ़ जाए। और इसका इलेक्शन के नताइज पर कितना असर होगा लिहाज? एक तो ये है कि अभी इंतखाबात बहुत दूर है, हम ये नहीं कह सकते कि अक्टूबर में क्या होने वाला है। सही। लेकिन अगर कल या एक हफ्ते के अंदर इंतखाबात होंगे तो इस वक्त परवेज खटक की जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन वर्कर से, जिन रहनुमाओं से, जिन लोकल क़यादत से मेरी बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब को ये हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी। चले लिहाज आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा। आमिर गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी उमूर के साथ, कौमी सियासत के साथ जो है खैबर पख्तूनख्वा पर भी गहरी नज़र रखते हैं। गौरी साहब, आप एग्री करते हैं लिहाज से, वो उनकी बातों से तो लग रहा है कि खटक साहब कोई मेजर डेंट नहीं डाल सकते? कुछ तो मुझे उनका लिहाज रखना पड़ेगा। चलें, हाजिर। लेकिन देखें, जो उन्होंने निटी ग्रिटी वो तो आपको बता दी। आई वुड लाइक टू स्टे विद द बिग पिक्चर। ओके, देखिए, बिग पिक्चर ये है कि PTI जो है वो बड़ी बुरी तरह रैटल होके क्रिपल हुई है। पंजाब जो सेंटर ग्राउंड था, अगर फर्ज किया वहाँ पे उनके साथ साथी जो है उन्होंने छोड़ दिया या छुड़वाया गया, जो भी है। सिंध के अंदर जो थोड़ी बहुत थी उड़ गई, खत्म हो गई। बलूचिस्तान से फारिग हो गई। ये कहना कि KP के अंदर के लोग जो हैं वो पार्टी के साथ हैं, देखें ये सारे लोग इस पार्टी के अंदर नहीं थे। अच्छा, लिहाज मुझे ये भी बता रहे थे सर कि पार्टी से ज्यादा वो जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत के साथ। असद कैसर साहब जो हैं किसी ज़माने में कहा करते थे कि देखें मेरी ख्वाहिश थी चीफ मिनिस्टर बनने की और मुझे बना दिया इन्होंने स्पीकर, ये तो मुझे पता नहीं क्या जॉब है। ये उन्होंने यहीं इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ बैठ के बात करते थे। तो अगर उनको अब ये चांस हो कि अगर फ़र्ज़ किया दोबारा PTI जो है वो इतने नंबर गेम जो है उसमें परफॉर्म कर सकती है, तो शायद अब वो चीफ मिनिस्टर बन सकें ऐसे वक्त के जबकि मेजर किरदार जो हैं। लेकिन याद रखें कि जो ग्रुपिंग है इसके अंदर पार्टी के अंदर वो मौजूद है, ये लोग बात नहीं करते। जो आतिफ और शाहराम का ग्रुप है वो अलहदा है, इससे पहले भी अलहदा था, बिल्कुल अलहदा था।
उनको उम्मीद थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनते, लेकिन खटक साहब बने। वो ग्रजेस आखिर वक्त तक साथ रही हैं। फिर महमूद खान के दौर में भी आतिफ को एक्सपेक्टेशंस थी। और जो मुराद सईद का जो नेशनल लेवल के ऊपर स्टेचर था या जो बनाया गया था, मेरा अपना ख्याल है कि पार्टी जो है वो उसी तरह उतनी कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अगले 3 महीने में इमरान खान के साथ क्या होना है। तो अगर फर्ज किया इमरान खान जो है उनके साथ वो हो जाए जो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है या प्लानिंग है, ठीक है ना, तो फिर तो ये फैसला करना कि केपी के अंदर कौन किस पोजीशन में होगा, वो अपनी पार्टी बनाएगा या नहीं बनाएगा, आई थिंक ये सारे लोग जो हैं लेकिन अपनी सीटों के लिए लड़ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट। एक चीज़ हमें नजर आती है कि शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, पंजाब में भी हमने देखा कि प्रेशर आया, लोग टूटते हुए भी देखे, वहाँ भी लोग कुछ डटे हुए देखे, लेकिन केपीके में हमें बहुत कम नज़र आ रहा है। लिहाज एक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि जो सिचुएशन पीटीआई या उसकी लीडरशिप या वर्कर्स ने पंजाब में फेस की वो केपीके में फेस नहीं की। इस वजह से कि देखें वो वहाँ 2013 से गवर्नमेंट के अंदर है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रूट तो फेंकी है उस पार्टी ने वहाँ पे। और दूसरी तरफ से जो सबसे बड़ी ज्यादती की बात है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकली, कि जो पाकिस्तान की नेशनल पार्टीज हैं उन्होंने भी उस सूबे को अबेंडन किया हुआ था। यानी कि देखें ना, पीपल्स पार्टी दो छोटे सूबे अबेंडन ही नजर आते हैं, खैबर बलूचिस्तान भी नजर आता है, और विच इज अ सैड सिचुएशन। इस वजह से कि अगर किसी पार्टी ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है और उसका प्रोग्राम जो है वो मुल्क के लिए होगा, तो फिर तो आपको ये सारे सूबों के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखनी है। तो अगर फर्ज किया, अगर आप ये समझते हैं कि अब जोड़ तोड़ से कहीं किसी की 5 सीटें आ जाएं, 6 सीटें आ जाएं, तो शायद वो नेशनली जो लोग परफॉर्म करेंगे पंजाब में या सिंध में, तो वो ये कहेंगे कि देखें हम एक नेशनल पार्टी हैं, हमारे एटलीस्ट फुटप्रिंट इन सूबों में भी है। सही, इससे ज्यादा और कुछ इससे ज्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं है। अच्छा, एक चीज गौरी साहब, जो सबसे इस वक्त अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो दुबई से रिलेटेड भी हमें सुनाई देती हैं, और आपको क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि आपने लंदन को भी रिपोर्ट किया हुआ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के फैसले पहले लंदन प्लान अब दुबई प्लान, वजूहात पाकिस्तान में बैठकर पॉलिटिक्स के फैसले नहीं हो सकते थे, कोई और मसला था, कोई कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी जाहिर नहीं करना चाहते, छुपाना चाहते हैं, दुबई का इंतखाब क्यों हुआ? मेरा ख्याल है जो उसकी एक फ्रिवलेस सी रीज़न है वो तो ये है कि चूंकि वहाँ पे हमारे वो लोग जो सुनते हैं सारी बातें, उनकी वहाँ पर जो है वो अप्रोच नहीं है। ऐसी बिल्डिंग्स डेफिनेटली होंगी जहाँ पे स्नूपिंग डिवाइसेस नहीं लगी होंगी, तो ये लोग फील करते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, एक तो जो प्रेशर बिल्ड होता जा रहा था PMLN के ऊपर के जरदारी साहब आपको बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे, नवाज शरीफ उसके मुकाबले में नहीं थे, तो नवाज शरीफ picked up his bags and came to Dubai, इस वजह से कि it becomes easier उनके लोगों के लिए दुबई जाना, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वीजा आराम से मिल जाता है, बातचीत हो जाती है, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग वेरी कम्युनिकेशन गैप जो बड़ा हुआ था उसको कम करने की। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ वो बातें शायद जो हुई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, वो तो हुई हों, इसलिए कि जो रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आई डोंट डिस्कार्ड देम, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू उनके लिए इस वक्त है, जरदारी साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए, वो ये है कि देखें इस्टेब्लिशमेंट जिस उससे गुजरी है, एक्सपीरियंस है 9 मई को, उन्होंने अपने बंदों का तो बंदोबस्त कर लिया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे लगता है ये दोनों लीडर जो है ना, इन पे ये प्रेशर है कि जनाब अगर फर्ज किया मिड अगस्त के अंदर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही है, तो फिर हमने सियासी जो मुखालिफ है उसके साथ क्या करना है। सही। और अगर एक्सपेक्टेशन जो है, इस पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके ख्याल में नहीं है दोनों लीडर्स के दरमियान, PMLN और पीपल्स बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस वजह से कि अगर फर्ज किया इमरान खान को मौका दिया जाता है, तो जरदारी साहब को ये पता लगता है कि वो डेंट डालेगा नवाज शरीफ को, सही, ठीक है ना, उनकी पिच के ऊपर। तो उनके लिए तो ये कि देखें जमहूरियत जो है वो ये कहती है इनको मौका देना चाहिए। नवाज शरीफ वुड लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन जिसके अंदर उनको इतना, मेरा ख्याल उनको परेशानी नहीं होगी, इस वजह से कि पिछली दफा जो इलेक्टेबल्स दिए गए थे वो उनके साथ नहीं है। अगर गौरी साहब 30 सेकंड्स में प्रिसाइज कर सकें, दुबई मीटिंग्स के नतीजे में अगला सियासी मंजरनामा 9 मई के सूरत-ए-हाल के बाद, आमिर गौरी 30 सेकंड्स में, अक्टूबर में हो इलेक्शन, नवंबर में हो, क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है ना, शायद वो इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं है, डेफिनेटली उनका स्टेक है, सबसे बड़ा इशू है इकॉनमी। अगर फर्ज किया ये वाली गवर्नमेंट जो है, जो इस नौयत पे है, इस वक्त नहज पे है कि वो ये कह रही है कि हमने लड़के मर के IMF से डील ले ली है, तो उस डील का फायदा जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को होगा या उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट को होगा। मुझे इस तरह लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस शायद ना आए, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर यही होगा, तब्दील होगा। नवाज शरीफ साहब चाहेंगे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो पावर गेम का ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनते हैं, उनका ये होगा कि आप साथ बैठें, लेकिन यही लोग जो चल रहे हैं इनको चलने दें। ठीक,
आमिर गौरी साहब, लिहाज अली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आमिर गौरी साहब ने जो बात की वो सबसे अहम है। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म के लिए जो रस्साकशी होगी उसमें वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे मियां नवाज शरीफ चौथी बार, और क्या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद वो इकॉनमी को ठीक कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उसकी इत्तेहादियों के लिए अक्टूबर और नवंबर के इंतखाबात और उसके बाद। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।